आज की इस गहरी चर्चा में ना हमारे सामने ऐतिहासिक नोट्स और दस्तावेजों का एक बहुत ही दिलचस्प बंडल है। मतलब हमारा मिशन आज 19वीं सदी के भारत का एक तरह से एक्सरे करना है। हाँ, और ये एक्सरे कोई मामूली बीमारी का नहीं है। ये एक पूरे समाज का आत्मनिरीक्षण है। बिल्कुल। तो स्रोतों के इस पुलिंदे में ना सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी गहरी सामाजिक बुराइयों का जिक्र है। साथ ही उन विचारकों और संगठनों का पूरा विस्तृत ब्यौरा है। और इसमें शिक्षा सुधारों की भी काफी दिलचस्प बातें हैं। हाँ, तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे महज तर्कसंगत सोच, या जिसे हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं, उसके एक झटके ने एक पूरे समाज को उसकी सदियों पुरानी गहरी नींद से जगा दिया। और कैसे इसी उथल पुथल ने आज के उस आधुनिक समाज की नींव रखी जिसमें हम सब रहते हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रहा था कि 19वीं सेंचुरी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत सुधारों के इतने बड़े दौर से गुजरने लगा। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। आमतौर पर जब हम किसी बीमारी के निदान की बात करते हैं ना, तो एक्सरे में टूटी हुई हड्डी साफ दिख जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन 19वीं सदी का भारतीय समाज एक ऐसा मरीज था जो अनगिनत बीमारियों का शिकार था। उसका निदान इतना सीधा नहीं था। समाज बहुविवाह, पर्दा प्रथा और बहुदेववाद के एक बेहद जटिल जाल में उलझा हुआ था। मतलब ये केवल इतिहास के कुछ पन्नों का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सभ्यता के खुद के गिरेबान में झांकने की एक बहुत ही पीड़ादायक कहानी है। तो बदलाव की ये आंधी उसी समय क्यों आई? बहुदेववाद और अंधविश्वास जैसी चीजें तो समाज में सदियों से जड़ जमाए बैठी थी ना। बदलाव की ये आंधी आने का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था महिलाओं की स्थिति में आई वो भयानक गिरावट, जिसे अब नजरअंदाज करना एकदम असंभव हो गया था। अच्छा। जब समाज का आधा हिस्सा अमानवीय दर्द में हो तो कोई भी सभ्यता स्थिर नहीं रह सकती। सती प्रथा, बहुविवाह और विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी ने एक ऐसा घुटन भरा माहौल बना दिया था, जिसने विचारकों को झकझोर दिया होगा। हाँ, जिसने आखिरकार समाज के विचारकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। इन शुरुआती सुधारकों का काम ना मुझे बिल्कुल किसी इमरजेंसी रूम के डॉक्टरों की तरह लगता है। वो कैसे? जैसे जब कोई ऐसा मरीज आता है जो कई जगह से घायल हो, तो डॉक्टर सबसे पहले उस घाव पर हाथ डालते हैं जहां से सबसे ज्यादा खून बह रहा हो। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विचारकों ने भी शायद यही किया। उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सबसे गहरे और अमानवीय घावों पर प्रहार किया। लेकिन एक सवाल है, क्या कारण था कि इन सभी सुधारों का केंद्र शुरुआत में केवल महिलाओं की स्थिति ही बनी? क्योंकि किसी भी समाज के विकास को मापने का सबसे सटीक बैरोमीटर यही होता है कि बाहम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है। हाँ, बताएं। इन सुधारकों ने केवल ब्रिटिश सरकार से कानून बनाने की गुहार नहीं लगाई, उन्होंने समाज की मानसिकता से लड़ाई की। मतलब जमीनी स्तर पर काम किया। हाँ, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों को देखें। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके रूढ़िवादियों को उनके ही तर्कों से हराया, जिसका नतीजा था कि 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने का ऐतिहासिक कानून पारित किया। एकदम सही। और इस प्रथा की जड़ें कितनी गहरी थी ना, इसका अंदाजा स्रोतों में दिए गए एक तथ्य से लगता है। मुझे तो पढ़कर अचंभा हुआ। आप एरन शिलालेख की बात कर रहे हैं ना? हाँ। क्या ये सच है कि सती प्रथा का सबसे प्रारंभिक प्रमाण 510 ईस्वी के एरन शिलालेख में मिलता है? स्रोतों के अनुसार ये एकदम सटीक है। 510 ईस्वी का एरन शिलालेख ये साबित करता है कि 19वीं सदी तक आते आते सती प्रथा 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। बाप रे, 1000 साल की जड़ता! ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। 1000 साल पुरानी मानसिकता को एक झटके में कानून के जरिए रोकना कोई सामान्य बात नहीं थी। और विधवाओं की स्थिति भी तो वैसी ही थी। हाँ, एक बार पति की मृत्यु हो गई तो जीवन एक तरह से खत्म ही मान लिया जाता था। इसीलिए संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके संघर्ष का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू न प्रशासनिक बाधाओं को भी दर्शाता है। हाँ, क्योंकि 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में तैयार हुआ था, लेकिन लाल फीताशाही और समाज के भारी विरोध के कारण वो लटक गया था ना? बिल्कुल। ये भारी विरोध के कारण पारित लॉर्ड कैनिंग के समय में हो पाया। लेकिन एक कानून पास हो जाना और समाज का उसे अपना लेना, इन दोनों के बीच तो एक बहुत बड़ी खाई होती है।
और उसी खाई को पाटने के लिए सुधारकों को सड़कों पर उतरना पड़ा। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1853 में और एमजी रानाडे ने 1861 में विधवा पुनर्विवाह के लिए बाकायदा समितियां बनाई। और बाल विवाह के मोर्चे पर भी यही संघर्ष दिखा था ना? हाँ, बीएम मालाबारी के प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई। और बाद में 1929 में शारदा एक्ट आया, जिसने लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय कर दी। बिल्कुल। यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये इमरजेंसी इलाज पूरा हुआ ना और समाज की मानसिकता को जड़ से बदलने की बात आई, तो इन सुधारकों के बीच ही एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस छिड़ गई। वैचारिक बहस? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही पुराना और जर्जर घर है। उसे ठीक तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन एक पक्ष कहता है कि चलो इस घर का सारा पुराना कबाड़ बाहर फेंकते हैं और एकदम नया आधुनिक फर्नीचर लाते हैं। समझ रही हूँ। जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, समस्या घर में नहीं है, हम अपने पुरखों की उन पुरानी कुर्सियों को ही पॉलिश करेंगे और उन्हें वापस वहीं रखेंगे जहां वो पहले थी। ये उपमा उस दौर के वैचारिक विभाजन की एकदम सटीक तस्वीर पेश करती है। वो नया फर्नीचर लाने वाले समूह को सुधारवादी या रिफॉर्मिस्ट कहा गया, जिनका पूरा जोर पश्चिमी तर्कों, विज्ञान और आधुनिक सोच पर था। राइट, हाँ एकदम। राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्मो समाज इसी श्रेणी में सबसे आगे थे। राय का दृष्टिकोण इतना प्रभावशाली था कि उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और स्रोतों से पता चलता है कि उन्हें ये राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। उनके विचार उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और एकेश्वरवाद का कड़ा समर्थन किया, मतलब एक ईश्वर की अवधारणा पर जोर दिया। और बहुदेववाद को खारिज किया। लेकिन हर कोई इस नए फर्नीचर से खुश नहीं था। वो पुरानी कुर्सियों वाले लोग। हाँ, पुरानी कुर्सियों को पॉलिश करने वाले पक्ष को पुनरुत्थानवादी या रिवाइवलिस्ट कहा गया। इनका तर्क ये था कि बीमारी हमारी प्राचीन परंपराओं में नहीं है। तो बीमारी कहाँ है उनके हिसाब से? 1875 में स्थापित आर्य समाज और मुस्लिम समाज का देवबंद आंदोलन इसी विचारधारा के झंडा बरदार थे। मतलब इनका मानना था कि हमें अपने शुद्ध प्राचीन स्वरूप की ओर लौटना चाहिए। बिल्कुल। और ये टकराव केवल बहसों तक सीमित नहीं था। स्रोतों में एक ऐसे संगठन का जिक्र है जिसका काम ही इन सुधारों का विरोध करना था। धर्मसभा की बात कर रही हैं आप? हाँ, राधाकांत देव ने ब्रह्मो समाज के जवाब में 1830 में बाकायदा धर्मसभा की स्थापना कर दी थी। और विचारों का ये युद्ध न केवल अलग अलग संगठनों के बीच नहीं चल रहा था, बल्कि खुद संगठनों के अंदर भी भारी मतभेद पैदा हो गए थे। हाँ, 1866 में तो ब्रह्मो समाज खुद दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ केशव चंद्र सेन का गुट था और दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट। और आर्य समाज का विभाजन तो मुझे और भी हैरत अंगेज लगा। 1893 में आर्य समाज भी दो गुटों में बंट गया था। लेकिन वो विभाजन तो दर्शन शास्त्र से ज्यादा जीवन शैली का था ना। वही तो, वो एक गुट महात्मा समूह था जो पूरी तरह शाकाहारी था, और दूसरा गुट कल्चर्ड समूह था जो मांस खाने का समर्थन करता था। क्या एक समाज को बदलने निकले लोगों के बीच खान पान को लेकर विभाजन होना थोड़ा अजीब नहीं है? सतह पर ये अजीब लग सकता है, लेकिन गहराई में ये आधुनिकता और परंपरा के बीच सामंजस्य बिठाने का एक बहुत बड़ा पहचान का संकट था। मतलब एक आधुनिक भारतीय की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये लड़ाई थी। बिल्कुल। खान पान और शिक्षा के माध्यम को लेकर ये विभाजन इसी बात की लड़ाई थी। और इस भारी उथल पुथल के बीच स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों ने संतुलन बनाने का काम किया। हाँ, 1893 में उनके शिकागो भाषण ने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच एक पुल बनाया था। उन्होंने इस पूरी बहस को एक बहुत ही मानवीय विचार में समेट दिया कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जब दार्शनिक स्तर पर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, तो ये तय था कि इन विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता था। सही बात है। समाज की शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण पाना इस पूरी सुधार प्रक्रिया का अगला सबसे अहम कदम था। और शिक्षा का क्षेत्र उस समय ब्रिटिश नीतियों की एक प्रयोगशाला बना हुआ था। 1835 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले मिनट आया ना, तो उसने एक बहुत ही विवादित नीति पेश की, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है ना। हाँ, इस सिद्धांत का विचार ये था कि मुट्ठी भर अमीर और उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाए और फिर ये ज्ञान छन छन कर धीरे धीरे निचले तबके के गरीब लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। रुको, तो क्या अंग्रेजों का प्लान ये था
कि सिर्फ चंद अमीरों को पढ़ाओ और बाकी पूरा देश खुद ब खुद शिक्षित हो जाएगा। हाँ, उनका यही मानना था। ये थ्योरी सुनकर ना मुझे आधुनिक अर्थव्यवस्था की ट्रिकल डाउन थ्योरी की याद आती है, जहां माना जाता है कि अमीरों की संपत्ति का फायदा रिस्क कर गरीबों तक पहुंचेगा। बहुत सटीक तुलना है ये। लेकिन क्या सच में कभी ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जमीन पर काम कर पाया? मतलब क्या ज्ञान कभी रिस्क कर आम इंसान तक पहुंचा? इतिहास और स्रोत गवाह है कि वो ज्ञान कभी रिस्क कर नीचे नहीं पहुंचा। ये सिद्धांत पूरी तरह विफल रहा। ज्ञान कभी भी अपने आप नीचे नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। सही बात है। इस नाकामी के बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने क्या अलग किया? इसने पुरानी नीति को पलटते हुए स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा यानी वर्नैकुलर में होनी चाहिए ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके, और माध्यमिक शिक्षा एंग्लो वर्नैकुलर में। लेकिन ब्रिटिश नीतियां अपनी जगह थीं और समाज की जमीनी हकीकत अपनी जगह थी ना। बिल्कुल। जब ज्ञान नीचे नहीं आ रहा था तब समाज के कुछ बेहद साहसी लोगों ने मोर्चा संभाला, खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए। स्रोतों में दर्ज है कि 1848 में पुणे में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, और स्रोतों के अनुसार इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। वो क्या? कि जब सत्ता के गलियारों में नीतियां विफल हो रही थीं, तो समाज को खुद के दम पर क्या करना पड़ा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का यह कदम केवल एक स्कूल खोलना नहीं था, बल्कि हजारों साल से बंद दरवाजों को तोड़ने की एक घोषणा थी। एकदम सही। इसी कड़ी में 1916 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा पहली महिला यूनिवर्सिटी SNDT की स्थापना की गई। और ये केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए किया गया काम नहीं था, महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए मोर्चे पर आ गई थीं। जैसे सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, और पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज बनाया, और हम कॉर्नेलिया सोराबजी को भी नहीं भूल सकते, जो भारत की पहली महिला बैरिस्टर बनी। ये एक पूरे वर्ग का अपनी आवाज वापस हासिल करने का संघर्ष था। और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया ना, आखिरकार समाज की सबसे गहरी खाई उजागर हो गई। वो चतुर्वर्ण व्यवस्था और उस पर आधारित शोषण। हाँ बिल्कुल, ये सबसे दर्दनाक खाई थी। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक जो बहसें कलकत्ता के बड़े बड़े ड्राइंग रूम में या दार्शनिक स्तर पर हो रही थी, वो अब सीधे सड़कों पर, गांवों में और तालाबों के किनारे आ गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर और दक्षिण भारत के नेताओं के आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1927 का महाड़ सत्याग्रह सोचिए। ये दलितों द्वारा सार्वजनिक तालाब से पानी इस्तेमाल करने के अधिकार की लड़ाई थी। हाँ, किसी इंसान को पानी पीने के लिए सत्याग्रह करना पड़े, ये किसी भी दार्शनिक बहस से बहुत आगे की और बहुत बुनियादी बात है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये महज छुआछूत का विरोध नहीं था, ये इंसानी गरिमा और बुनियादी मानवाधिकारों की लड़ाई बन चुकी थी। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनके द्वारा मनुस्मृति का दहन करना और 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन करना, ये उन प्राचीन सामाजिक संहिताओं के खिलाफ एक खुला विद्रोह था ना। हाँ, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कमतर आंकती थी। और ये विद्रोह केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारत में EV रामासामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। एक ऐसा आंदोलन जिसने सम्मान को जीवन के केंद्र में रख दिया। केरल में भी इसी तर्ज पर श्री नारायण गुरु ने एजवा समुदाय के लिए SNDP आंदोलन खड़ा किया। उनका नारा उस पूरे दौर की सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। हाँ, ओरा जाति, ओरा माथम, ओरा दैवम। ये नारा अपने आप में समाज को बांटने वाली हर व्यवस्था को खारिज करता था। और महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज, वो खुद माली समुदाय से आते थे। उन्होंने गुलामगिरी जैसी किताब लिखकर जाति व्यवस्था और शोषण की जड़ों को सबके सामने बेनकाब कर दिया। इन सभी आंदोलनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक साथ अपनी सदियों पुरानी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही कहा। इन सभी स्रोतों के विश्लेषण से ना एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। 19वीं सदी के इन सुधार आंदोलनों ने कोई एक सीधा रास्ता नहीं अपनाया। ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण था।
हाँ, एक तरफ राजा राममोहन राय और विद्यासागर जैसे विचारक थे जो सत्ता और प्रशासन के साथ मिलकर कानूनों के जरिए सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म कर रहे थे। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव किया। और दूसरी ओर जब वो कानून या ऊपर से थोपी गई नीतियां समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचने में नाकाम रही, तो अंबेडकर, पेरियार और ज्योतिबा फुले जैसे नेताओं ने जमीन पर उतरकर सीधा संघर्ष किया। उन्होंने दार्शनिक बहसों को छोड़कर शिक्षा, पानी और मंदिर में प्रवेश जैसे बुनियादी अधिकारों को छीनकर हासिल किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस आधुनिक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांतों पर चलने वाले समाज का हिस्सा हैं, वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन कड़े संघर्षों, गहरे वैचारिक विभाजनों और अनगिनत बलिदानों का सीधा परिणाम है जो इन ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हैं। ये उन लोगों की विरासत है जिन्होंने परंपरा की जड़ता के खिलाफ तर्क संगत सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इसी पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही उत्तेजक और गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? ये सोचने वाली बात है कि 19वीं सदी के वो दौर में जब सूचना का कोई साधन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सोशल मीडिया या वायरल हैशटैग नहीं था, तब इन गिने चुने सुधारकों ने केवल अपनी किताबों, पर्चों और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सोच को झकझोर कर रख दिया था। लोगों की मानसिकता बदल दी थी। हाँ, तो आज के इस दौर में जहां हमारे पास सूचनाओं की एक बाढ़ है, अगर समाज को फिर से किसी गहरे सुधार या पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़े, तो इस शोर शराबे के बीच कौन सा तरीका अधिक कारगर होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक बार फिर पुराने मूल्यों की ओर लौटना होगा, या सब कुछ केवल और केवल तर्क की कसौटी पर परखना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे आज और कल दोनों को चुनौती देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ श्रोतों के इस बंडल को आज यहीं समेटते हैं। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।